टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में बसपा से शहर उत्तरी प्रत्याशी संजय गोस्वामी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए लोगों से वादा किया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा प्रेस वार्ता में, आइए दिखाते हैं आपको। एक बार फिर से बताना है कि एक गलती आपकी 5 साल के लिए फिर आपको परेशानियों से ना झेलना पड़े। आपका ऐसा ना हो कि आप किसी के पास अपना काम लेके जाएं और वो विधायक आपसे 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंतजार करने के बाद मिल ही ना सके। इसलिए ऐसा विधायक चुनिए जिससे अगर आपको कोई भी काम पड़ता है तो तत्काल आपको उपलब्ध हो सके। ये बहुत बड़ा है, इसको शहर उत्तरी की जनता को समझना होगा। जो आसानी से उपलब्ध हो, आपके बीच का हो, उसको चुनिए, ना कि इंग्लैंड से पढ़े हुए बच्चे को चुनिए। एक तरफ कहते हैं बीजेपी से जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, और उन्हीं के प्रत्याशी दूसरी तरफ कहते हैं अल्कोहल इज अ स्ट्रेस बस्टर। कोरोना काल में जब पहली बार शराब की दुकान कई लोगों ने विरोध किया तो अल्कोहल इज अ स्ट्रेस बस्टर बताते हैं। और साथ ही सबसे पहले किस मुद्दे पर आप काम करें? हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हम इलाहाबाद में जो निचले इलाके की सीवर लाइन है, जिसका पानी बाहर नहीं निकल पाता है, सीवर और पानी और नल का पानी एक रहता है, सीवर का पानी बीच में जाता रहता है, इसको हम लोग करेंगे। सीवर के पानी को निश्चित तौर पर बाहर करने के लिए जो भी हमको उचित कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे और सीवर का पानी बाहर निकलवाएंगे, जिससे बारिश के टाइम सीवर का पानी और नल का पानी एक ना हो और लोग हमारे खासकर डायरिया से और बुखार से पीड़ित ना हो। ये मेरा बड़ा मुद्दा है, इसको मैं तत्काल में करूँगा। आप अल्लाहपुर को देख लीजिए, 40 साल हो गया बसे हुए। अल्लाहपुर में सीवर का पानी आज भी बाहर नहीं जाता है, अल्लाहपुर के अंदर रहता है। इसी तरह सोबतिया बाग का है, इसी तरह चांदपुर सलोरी का है, इसी तरह तिलियरगंज का है, इसी तरह मनकोटगंज के निचले इलाके का है, इसी तरह अशोकनगर के निचले इलाके का है। सारे तराई क्षेत्र का सीवर का पानी रुका हुआ है। वो सरकार की गलत नीतियों से बाहर जाते नहीं है और सारी बीमारी पैदा हो रही है। महल में रहने वाले लोगों का सीवर का पानी भी बह के जाके गरीबों के पास जाता है, उसको हमें हटाना है। ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। धन्यवाद। 27 फरवरी को चुनाव को लेकर पहली बार मतदान का प्रयोग करने वाले युवा काफ़ी उत्साहित है। विधानसभाओं में 18 से 19 वर्ष के आयु पहली बार मतदान का अधिकार हासिल हुआ है। इससे युवा बेहद खुश। उनका कहना है जातिगत व या दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अपना वोट बेहद सोच समझ कर देंगे। रोजगार और विकास प्राथमिकता देने वाले लोगों को ही चुनेंगे ताकि देश के साथ समाज उन्नति के लिए मजबूत सरकार चुनी जाए। सबसे पहले तो हम एजुकेशन सिस्टम को देखकर वोट करेंगे। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, इसलिए रिलीजन्स की तरफ नहीं जाते हुए हम एजुकेशन की तरफ वोट करेंगे। और क्या बोलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, मेडिकल कॉलेजेस का एग्जांपल ले लीजिए। मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि सरकारी कॉलेजेस बहुत ही कम हैं इंडिया में, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा अब्रॉड जाते हैं। तो हम ये सोचकर वोट करेंगे कि इस साल अगर सरकार आए तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हों, और क्या बोलते हैं, जिससे कि बच्चों को अब्रॉड ना जाना पड़े और अपनी पढ़ाई अपने ही देश में, अपने ही नेशन में कर सकें। मेरा नाम आशुतोष कुमार राय है। ये कि एजुकेशन जो है वो प्राइमरी है सर, प्राइमरी नीड है सबकी। और सर एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जो काम सर पहले से ही नहीं हो रहा है, अगर उस पर कोई एक कदम भी अगर बढ़ा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और मैं सर मेरा ये सोचना है कि मौका सबको मिलना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि गठबंधन की सरकार करके कोई मतलब नहीं रहेगा। 3 पैर की सरकार कभी नहीं चली है, हमें मजबूत को और मजबूत बनाना चाहिए। अगर किसी मुद्दे पे किसी ने कुछ कम किया तो चलिए ठीक है, उसे मौका देना चाहिए। हमें मौका देना चाहिए कि चलिए ठीक है, आपने इस मुद्दे पे पहले बात नहीं करी थी, हम आपको फिर मौका दे रहे हैं, आप इस मुद्दे पे काम करिए। क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो परफेक्ट नहीं होती। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं तो उसके अलग तरह से प्रोसेस है, उसके अलग एडमिनिस्ट्रेटर्स है, और जो स्टेट में है उनके अलग है, ठीक है। तो फिर हमें सेंट्रल को अलग रखना चाहिए और स्टेट को अलग रखना चाहिए और मौका देने पे काम करना चाहिए सर। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो भूखमरी की है। तो जो गरीबों के लिए और भूखों के लिए जो कुछ काम करेगा हम उसी को वोट करेंगे। हमारे यहाँ एक शेर पढ़ा जाता है कि जो उसूलों से लड़ पड़ी होगी वो ज़रूरत कितनी बड़ी होगी, एक भूखे ने फिर कर ली मंदिर में चोरी, शायद भूख भगवान से बड़ी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भूखों को, गरीबों को
की मदद करें, उनके लिए काम करें, हम उन्हीं को वोट देंगे। फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ। मैं वोट उसी को आधार मान के देना चाहूँगी जो कानून व्यवस्था अच्छी रखे। इनफैक्ट अभी भी व्यवस्था अच्छी है बट और बेहतर हो सकती है। और जो हमारी शिक्षा है, हम एक स्टूडेंट हैं, हम समाज को लेकर नहीं चलते लेकिन हम एक स्टूडेंट समाज को लेकर चलते हैं। और वो यही कहता है कि अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो हम उसी को वोट देंगे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को अच्छी बनाएगा। और प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं लगता कि अभी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा विकसित हुई है, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे कि बहुत पढ़े लिखे हैं फिर भी वो घर पे बैठे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वैकेंसियाँ बहुत कम आ रही हैं। तो और ये भी नहीं मैं कहती कि वैकेंसियाँ उन्हीं को मिल रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब शिक्षित हैं, उनको मिल रही हैं, और जो बेरोज़गार हैं उनको नहीं मिल रही है। अच्छा है, सरकार अच्छी है लेकिन और बेहतर हो सकती है और मैं कोशिश करूँगी कि शायद ही और बेहतर हो जाए। पहली बार वोट करने जा रहा हूँ मैं। इस बार वोटिंग के लिए जो मेरी मेन आइडियोलॉजी जिसको मैं सपोर्ट करूँगा, जिस पे विकास पे काम हो और थोड़ा शिक्षा का स्तर धीरे धीरे नीचे गया है, शिक्षा का स्तर ऊपर होना चाहिए, जॉब पे काम होना चाहिए। और जो ये मतलब जो निचले स्तर की राजनीति थोड़ी जो कम सपोर्ट करे उसको सपोर्ट करना चाहिए, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को ज़्यादा दे, क्योंकि जॉब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम लोग की लाइफ के लिए। पहली बार 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं उसमें पहली बार वोट करने जाने वाला हूँ और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हमारा वोट उन्हीं को जाएगा जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार इन सब को बेस बना के उस पर काम करेंगे। अगर शिक्षा की बात करी जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, बहुत कॉलेजेस हैं, लेकिन उस लेवल के कॉलेजेस गिने चुने हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी सरकार पावर में आए वो और उस लेवल के कॉलेजेस बनाए ताकि हम लोग को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। रोज़गार की बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण हटाया जाए, क्योंकि हम जैसे बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्लियर करने के लिए, तो आरक्षण के चक्कर में हम लोग का नहीं हो पाता है, सीटें नहीं मिल पाती हैं। हम अपने एजुकेशन को देखते हुए मतलब पार्टी को वोट देंगे, और भी काफ़ी सारे वैसे विकास को देख कर वोट देंगे। धर्म जाति देख के बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। हम ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो हमें उत्तर प्रदेश में ही रह के सारी चीज़ों की मतलब सुविधाएं मिल जाएं, फैसिलिटीज़ मिल जाएं। पायम की शेरवानी। संगम नगरी प्रयागराज में अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं यहां आम आदमी पार्टी के शहर दक्षिणी प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ के समर्थन में उतरकर आप कार्यकर्ता नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वोट करने की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम किस तरह से लोगों को अब अपनी ओर आकर्षित करते हुए उन्होंने लोगों से वोट मांग रहे हैं और अपील कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं इस मौके पर क्या कुछ कहा है शहर दक्षिणी के प्रत्याशी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की गंदी राजनीति को उखाड़ फेंको आप लोग, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये नेता लोग हर 5 साल में आते हैं और धर्म और जाति के नाम पर आप लोगों को बांटते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और आपको अपने हाल पर छोड़ के चले जाते हैं। कोई काम नहीं करता है आपके लिए, कोई आपको पूछने नहीं आता है। आप सब लोगों को इस भारत माँ की कसम है, आप सब लोगों को इस भारत माता की कसम है कि इस बार सब लोग मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना, इस बार सब लोग मिलकर अपने परिवार के लिए वोट करना, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट करना, इलाज के लिए वोट करना, बिजली के लिए वोट करना, पानी के लिए वोट करना। कोई भी आदमी इस बार जाति धर्म में मत बांटना। देखो आज की तारीख में आज 2 लोग बहुत ज्यादा परेशान है। 2 लोग, एक वो जो नौकरी मांगता है, युवा सबसे ज्यादा नाराज है। युवा जब नौकरी के लिए जाता है तो सरकार लाठियों से उसको पीटती है। जब टीचर नौकरी के लिए मांगने जाते हैं, अपनी नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले रेलकर्मी बच्चे जो अपनी नौकरी के लिए मांग कर रहे थे उनको कमरे से निकाल कर इस सरकार ने दौड़ा कर मारा है। भूलिएगा नहीं, आप सब लोगों को इसका बदला लेना है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आज व्यापारी बहुत परेशान है। आज अगर व्यापारी परेशान हो जाएगा तो मजदूर भी परेशान हो जाएगा। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा मजदूर परेशान हुआ है।
व्यापारियों का व्यापार खत्म होता चला जा रहा है। आज व्यापारियों के पास व्यापार नहीं बचा है, परेशान है व्यापारी। मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक बार अरविंद केजरीवाल को ले आओ, फिर उसके बाद अपने व्यापार की चिंता मत करना, केजरीवाल सब संभाल लेगा। संगम नगरी प्रयागराज में हर कोई प्रचार प्रसार में जुड़ा है और अपने अपने तरीके से लोग वोट मांग रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी में के लोग भी अब नाटकीय ढंग से नाटक कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही लोगों से समाजवादी के लिए वोट मांग रहे हैं और साथ ही नाटकी करते हुए किस तरह से यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधा है, उनकी तेल नमक वाली नीतियों पर किस तरह से निशाना साधा है, आइए दिखाते हैं आपको। जो विकास के पथ पर हैं, जो इंसाफ के पथ पर हैं, जो रोजगार के पथ पर यानी कि सपा सरकार के पथ पर हैं, तो जल्दी तुम्हारा साइकिल बना दो। समझो भैया बना दो। काम हो गया, काम हो गया। नमक वमक है इसमें? अरे भैया डाले थे। कौन सा नमक? बाबा जी वाला। इनमें तेल है? तेल हाँ में कौन वाला तेल है? बाबा जी वाला। अरे बाबा जी मारे नरक किए भैया। बाबा जी वाला तेल नहीं, मिट्टी तेल है। क्या हो गया भैया? बाबा जी तेल डाल रहे, नमक डाल रहे, क्या कर रहे? सुनो सुनो सुनो, आप भी सुनो। इस बार क्या करेंगे कि बाबा जी को हटाएंगे साइड में। बाबा जी के हटाओ, बाबू पक्का हटाओ। अखिलेश भैया जानते हो ना उनका निशान? हाँ साइकिल वाले। हाँ साइकिल वाले अखिलेश भैया। अरे हमारे रईस भैया के भी वही निशान है। हाँ भैया हाँ, साइकिल। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस के प्रत्याशी तस्लीमुद्दीन के लिए एक जनसभा का अकबरपुर में आयोजन हुआ, जिसमें उनके पुत्र तंजीमुद्दीन ने बीजेपी और समाजवादी पर जमकर निशाना साधा और समाजवादी को आस्तीन का सांप बताया। क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। हत्याओं का मुकदमा है, उसकी अदालत ऊपर वाले के सामने लगने वाली है। कोरोना काल में जो लोग मारे गए वो हत्या थी, वो मृत्यु नहीं थी। देश में कभी हमको एनआरसी के नाम पर डराया जाता है, तो कभी हमको जेल में डालकर हमारी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने कभी आरएसएस के साथ साठगांठ नहीं किया। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई एक आदमी बता दे कि कांग्रेस पार्टी का कोई नुमाइंदा भाजपा के साथ किसी नेता की फोटो रही हो। बच्चे हैं भाई, बच्चे लोग हैं, आ जाइए। तमाम लोग जो लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी मुसलमानों के नाम पर वोट लेने का काम करती है। आप सवाल कीजिए समाजवादी के लोगों से कि जब जियाउल हक का मर्डर हुआ तो गुलशन यादव को इसी अखिलेश यादव ने गुलकुंडा से अपना प्रत्याशी क्यों बनाया? आजम खान उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, 24 महीने से पत्नी चोरी के मुकदमे में जेल में है। अखिलेश यादव, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो सुनो, तुम अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी खुली दुश्मन है तो तुम हमारे लिए आस्तीन का सांप हो, हमें लुक। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस की शहर दक्षिणी से प्रत्याशी अल्पना निषाद ढोल बाजे के साथ सड़कों पर उतरी और लोगों से जनसंपर्क करते हुए वोटों की अपील की, जहां उनके साथ उनके जनसंपर्क में छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दिए और उन्होंने जनता से अपील करते हुए वोट मांगा और कहा कि 5 साल बाद फिर आपको मौका मिलेगा, अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें और उसको वोट दें जो विकास की बात करे और जो राष्ट्र को जोड़ने की बात करे, और उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा। संगम नगरी प्रयागराज में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया और प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट मांगे और साथ ही दिल्ली मॉडल की बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मौके पर, आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। 4 दिन हर एक ने 50-50 लोगों से हाथ जोड़ कर ये कह दिया कि इस बार लड़ाने की राजनीति को नहीं, पढ़ाने की राजनीति को वोट देना है, तो फिर देखो पूरी विधानसभा की सारी वोट मिल जाएगी। आज इस देश में, आज हमारे देश में हालत ये हो गई है
कि एक तरफ डॉक्टर अल्ताफ, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जी हैं जो राजनीति करके कहते हैं हमें वोट दे दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, आपके बिजली के बिल जीरो करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर कहते हैं ये तो आतंकवादी है। दिल्ली का चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं नक्सली है, पंजाब का चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं बोलते हैं आतंकवादी है। आतंकवादी कौन है मुझे बताना? जो आपके बच्चों को पढ़ाता है जो या आपके बच्चों के स्कूल खराब करता है, कौन आतंकवादी है बताओ? जो बच्चों के स्कूल खराब करता है, जो बच्चों के स्कूल बंद कराता है, जो बच्चों को पढ़ाई से दूर करता है, असली आतंकवादी वो है। हमारे घर में लोग बीमार पड़े हो और हमें मजबूर करता हो कि जाके अपने बाप का इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में करा दो अगर जिंदा रखना है, तो वो असली आतंकवादी है। आतंकवादी वो होता है, नक्सली वो होता है। मैं आप सबसे ये कहने आया कि इस चुनाव में कमर कस लीजिए। पहले विकल्प नहीं था, इस बार आपके पास विकल्प है। दिल्ली में करके दिखाया है और ऐसे नहीं कह रहा कोई और आएगा कहेगा जी हम भी स्कूल बनवा देंगे, हमको वोट दे दो। उससे पूछ लेना, बीजेपी वाले आए तो कहना अगले पिछले 5 साल आपकी सरकार थी, और सपा वाले आए तो उनसे पूछ लेना भाई उससे पहले 5 साल आपकी भी सरकार थी, तब क्यों नहीं बनवाए? अभी अरविंद केजरीवाल जी आ गए चुनाव लड़ने तो स्कूल आ गए, याद आ गए। डॉक्टर अल्ताफ चुनाव लड़ने आ गए तो स्कूल याद आ गए। और असली चीज खेल क्या है? ये बीजेपी वाले भी और सपा वाले भी आपके बीच आएंगे, धर्म जाति की बात भी करेंगे, आपको तरह तरह के झांसे भी देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इनका चुनाव लड़ने का केवल और केवल एक मकसद है। अल्ताफ भाई बता रहे थे किसी नेता के पास 67 पेट्रोल पंप हैं, वो ये कह रहा है आपसे जब वोट मांग रहा है, बात कुछ भी करे, उसके दिल में असली बात ये है कि बहनों भाइयों वोट मुझको दे देना। जब पिछली बार मौका मिला था तो 60-70 पेट्रोल पंप बनवाए थे, 1 साल और दे दीजिए, 5 साल और दे दीजिए, 60-70 और बनवाने हैं। वो आपके बीच में आपके बच्चों के स्कूल बनवाने नहीं आ रहा, वो इसलिए आ रहा है कि आपके बच्चों के स्कूल का पैसा चोरी करके ले जाए और 60 की जगह 120 पेट्रोल पंप बनवा रहे अगले 5 साल में, वो इसलिए आ रहा है। 2022 के चुनाव में जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर अलग अलग दावे किए हैं, तो वहीं इस पर क्या है फ्रंट लाइन वर्करों की राय, आइए दिखाते हैं आपको। सर ये घोषणा तो करते रहते हैं, लेकिन ये इनका घोषणा जो है कोई सही नहीं रहता। क्या समझे? तीनों में किसका अच्छा लग रहा है? तीनों में से तो क्या है, अभी हमारे अखिलेश भाई थे, इसके पहले वो हमारा जो है हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लैपटॉप बांटा है और भी है, विकलांगों के लिए किया है, सब बहुत सी योजना उन्होंने वो किया है, विधवा पेंशन उनशन दिया उन्होंने, तो इस बार अच्छा काम किया उन्होंने। क्या लग रहा है इस बार आपको? इस बात हमको यही लग रहा है कि बस यही सरकार चलनी चाहिए। इनके बाद आपको लग रहा है? हाँ सर। क्या नाम है? हमारा नाम सर जुबैर अहमद है। लुभावने दिख रहे हैं तीनों में। तीनों में तो हमारे ख्याल से समाजवादी का जो है ज़्यादा अच्छा है। क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि समाजवादी पिछली सरकार में जो पहले थी उसमें 18 लाख लैपटॉप बांटा और भी वादे पूरे किए हैं, वृद्धा पेंशन दिया है। योगी जी का तो अभी ये लॉकडाउन लगा तो 1,000 रुपये बस एक बार आया सभी की दुकान, मतलब गरीबी रेखा वालों में, और आयुष्मान कार्ड बना उसमें भी कोई जो है लाभ नहीं मिला। अभी श्रम कार्ड बनवाए उसमें भी अभी तक कोई जो है पैसा नहीं आया। क्या नाम है? मोहम्मद अनस। वादे जो हैं ये केवल चुनाव जीतने के सभी राजनीतिक पार्टियों के दावे होते हैं, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। हम लोगों को जैसे कि आपने ये हमको बताया, ये हमको नहीं जानकारी थी, ये आपने बताई ये हमको घोषणा पत्र अभी आपके माध्यम से मालूम चला कि इनकी पार्टियों का घोषणा पत्र है। हम लोगों का स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 में पास हुआ है और आज तक हमारे शहर प्रयागराज सिटी में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हम संसद द्वारा जो पारित नियम है उसको ये सरकारें नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही हैं, तो हम ये विधानसभा चुनाव का जो आप घोषणा पत्र हमें सुना रहे हैं उनके बारे में मैं कहाँ से बताऊँ और क्या बताऊँ।
जो हमारे लिए पहले की घोषणाएं हैं या संसद द्वारा नियम कानून पास हुआ है वो हमको नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं करी अभी तो कोई हम लोग उम्मीद नहीं करते थे। जो थोड़ा करते वो हटा दे तो कहाँ जाएंगे फिर हम लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम लोग नहीं हम लोग सरकारें आने के लिए नेता लोग वादा कर रहे हैं वो भी झूठी है भैया, कोई उम्मीद नहीं। हम लोग खिलाफ नहीं, अगर हटा देंगे तो क्या खाएंगे हम लोग। क्या नाम है? रीता नाम है। कि 10% जो हम पूरा बजट का खर्चा करेंगे और कांग्रेस कह रही जो कोरोना काल में मर गए उनको 10 लाख का मुआवजा देंगे। किसका वादा अच्छा दिख रहा है आपको? हमको तो किसी का नहीं दिख रहा है। क्या वजह है ऐसी जो अच्छा नहीं लग रहा? अरे तो जब किसी के लिए कुछ करें तभी तो पता चले। तो जो अगर मान लीजिए वादा करी समाजवादी का ऐसा करती तो क्या लगता है? नहीं हमको कुछ नहीं लग रहा है। किसी से उम्मीद नहीं है? किसी से उम्मीद नहीं है। जब ये उम्मीद पूरी हो तब हम लोग जाने कि हाँ हमारी उम्मीद पूरी हुई है। अब ऐसे हम लोग क्या बता सकते हैं। सरकार वादा हुआ तो काम हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है? 10% पूरा खर्चा करेंगे गरीबों के लिए और मौजूदा सरकार में कितना फ़ायदा मिला और किस पार्टी को ज़्यादा आप लोग नज़र रख के करेंगे वोट? किस पार्टी को वोट देंगे? किनके वादे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं? किस पार्टी ने आपके लिए काम किया है? इस बार काम आपकी कितना हुआ सरकार में कुछ मालूम है? कोई काम नहीं से बोलिए ना, गर्दन हिला के नहीं हुआ। नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ इस सरकार में आपके अभी लिए? नहीं। तो आप लोग को तो प्रधानमंत्री ने पैर भी धोए थे। वो बस आते हैं अपना पैर धो के कुछ करते नहीं है चले जाते हैं। तो जो अब सरकार वादा कर रही है उस पर कितना भरोसा है? अभी कुछ उम्मीद नहीं है। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश आईजी सीआरपीएफ श्री प्रकाश डी गूगल मीट के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2022 के सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जोन प्रयागराज के दोनों रेंज में से आईजी व एसएसपी के साथ सीपीएफ के व्यवस्थापन संचरण एवं मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पीआरवी वाहनों के जीपीएस व रिस्पांस टाइम को भी चेक किया। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे और शहर दक्षिणी की प्रत्याशी कांग्रेस से अल्पना निषाद के समर्थन में उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने जनता से वोट देने की भी अपील की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। ये दुष्प्रचार है और हम इस दुष्प्रचार को कांग्रेस के शौर्य और पराक्रम के लिए चुनौती मानते हैं और सारे कांग्रेसजन बहुत निष्ठा से और बहुत शक्ति के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपने इस प्रतिज्ञा पत्र के साथ हम जनता के दरबार में हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, शालीन नेतृत्व है, एक सुघड़ नेतृत्व है। हमारे पास अपनी एक पूरी पुरानी ऐतिहासिक परंपरा है, उसका नेतृत्व है और साथ साथ जो है हमारे पास एक आर्थिक दृष्टिकोण है, लोक कल्याण का दृष्टिकोण है। कृषि को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, रोजगार संवर्धन कैसे हो सकता है, इन सब बातों का विजन है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमको आशीर्वाद देंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुष्प्रचार के जवाब में कहना चाहता हूँ, 1980 में लोग कहते थे कांग्रेस कहीं पर खड़ी नहीं और मगर जब इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा गूंजा तो गांव-गांव गूंजा और कांग्रेस सत्ता में वापस आई। और आज प्रियंका लाओ का नारा भी उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति की जवान में है और लोग उत्तर प्रदेश का कल्याण देख रहे हैं उनमें और देश का कल्याण राहुल गांधी में देख रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश इस मामले में लीड लेगा और कांग्रेस को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब रहा सवाल दूसरे राजनीतिक दल, जिस तरीके से राजनीतिक शालीनता को, शिष्टाचार को, राजनीतिक संस्कृति को अलग रख करके बातचीत हो रही है, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं समझता हूं ऐसे लोग जो राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बरत सकते हैं तो वो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस की और विशेष तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा करने काबिल नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चाहिए कि वो
चाहे भोगी लोग हों या जोगी लोग हों, इनको लॉक स्टॉक बैरल रिजेक्ट करें और कर्मवीर कांग्रेस को आगे लाएं। संगम के प्रयागराज की पोलो ग्राउंड स्थित कुएं में मिली एक लाश की शिनाख्त पुलिस ने कर ली है। साथ ही खुलासा करते हुए घटना में कारित करने वाले एक अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के पास से पुलिस ने एक मोबाइल मृतिका का और कैंची, जूट की रस्सी, 3 टुकड़ों में एक चाकू, साथ ही एक पिट्ठू बैग जिसमें रखे हुए कपड़े बरामद किया गया है। पुलिस ने पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरा युवती का 4 साल पहले संबंध था। वैलेंटाइन डे पर युवती ने मुझे मिलने के लिए प्रयागराज स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई थी। वहां जाकर उसने अपने घर लेकर गया। घर में ही मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें अन्य लड़कों के साथ फ़ोटो, आपत्तिजनक वीडियो थे। वे मेरे अलावा अन्य लड़कों से प्यार करती थी, मुझे धोखा दे रही थी, इसीलिए मैंने उसका गला दबाकर हत्या कर सब बोरी भरकर रस्सी में बांधकर कैंची से सील कर अपनी मोटरसाइकिल ले जाकर पोलो ग्राउंड स्थित कुएं में फेंक दिया। उसके निशानदेही पे पुलिस ने युवती का मोबाइल, बैग में रखे कपड़े, उसे बांधकर कुएं में फेंका था, उसे भी बरामद कर लिया है। अज्ञात मिली युवती की पहचान राजेंद्र कुमार धुरिया, मालखाना तेलियरगंज थाना शिवकुटी में अपनी पुत्री के रूप में उसकी तहरीर पर पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू की तो शक के दायरे में आए रवि कुमार को पकड़ा और पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।